करें। अब आए उस प्रिंसिपल डेवलपमेंट में जो दुनिया के एतबार से सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है कि ईरान फिर बच गया और इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू जो हैं वो एक बार फिर नाकाम हो गए और अरसे से लगे हुए हैं। उनकी बहुत बड़ी दिली ख्वाहिश है कि मैं जब तक हूँ और मेरा इलेक्शन है उससे पहले इलेक्शन के बाद किसी तरह से ईरान में जो इस्लामिक रजीम है ईरान का आयतुल्लाह अली खमेनी का उसे ख़त्म किया जाए। बाकायदा आपको पता है कि इसराइली जो बनाते हैं AI की मदद से वीडियोज़, उन्होंने एक वीडियो भी बनाई है जिसमें इमाम खमेनी जो है वो ईरान से दौड़ जाते हैं, शेव करते हैं, अपनी दाढ़ी छड़ी ख़त्म करते हैं, अपना पगड़ वगड़ उतारते हैं और रूस में पहुंचते हैं, मॉस्को में, जहां व्लादिमीर उनको वेलकम करते हैं पुतिन, और वो उसी जाके होटल में ये कमरे में ठहरते हैं जहां पे बशर असद जो है वो वीडियो गेम्स खेल रहे हैं। और उसके बाद उनको मिलते में एक स्माइल देते हुए जो है बेंजामिन नेतन्याहू आते हैं उनको एहसास जताने के लिए, देखिए मैं कितना कामयाब हूँ, मैंने तुम दोनों को निकाल दिया, तुम्हें मैंने मॉस्को में लाके जो है वो ठहरा दिया, अब तुम इररेलेवेंट हो गए। लेकिन बदकिस्मती से वो हो नहीं सका उनके लिए। अब इसमें जो न्यूज़ मुख्तलिफ किस्म की हेडलाइंस हैं, एक हेडलाइन मैंने आपको पहले भी बताई थी, वो इस वक्त भी बहुत अहमियत है उसकी, और वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी टीम से ये कहा था कि मैं ईरान के ऊपर जो भी कुछ करना चाहता हूँ, स्ट्राइक्स करूँ, हमला करूँ, मुझे एक ऐसी स्ट्रेटजी चाहिए जिसका एक डेफिनेट किस्म का क्विक रिजल्ट हो और रजीम फॉल कर जाए और मैं किसी प्रोट्रैक्टेड लंबी जंग में जिसके कॉन्सिक्वेंसेज रीजन के लिए और मेरे एलाइज के लिए हो सकते हैं, मैं उस जंग में नहीं फंसना चाहता। अब ये भी एक एक्सप्लेनेशन है कि उनकी टीम जो है वो उनको कोई ऐसी स्ट्रेटजी जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को नहीं दे सकी। दूसरी जो इसमें अब इस वक्त हेडलाइन है वो ये है कि जो गल्फ कंट्रीज़ हैं, जिसमें सऊदी अरब है, जिसमें कतर है, जिसमें बहरीन है, ओमान है, उसमें इजिप्ट है, इन्होंने अमेरिका के ऊपर बहुत जोर दिया कि जंग नहीं होनी चाहिए, रजीम चेंज स्टेज पे नहीं होना चाहिए, उससे बहुत ज़्यादा उनको ख़तरात हैं और कयास जो है वो मचेगा। अब उसकी एक वजह ये है, ये ज़हन में रखें, वजह बहुत इंपॉर्टेंट है कि ईरान की तरफ से ये कहा गया कि अगर उसके ऊपर हमला होगा अमेरिका का तो ईरान काउंटर स्ट्राइक करेगा अमेरिका के तमाम बेसिस में। एक दिन पहले आपने सुना था कि कतर के अंदर जो अल उदैद बेस है उसमें से सैकड़ों जो अमेरिकन एहलकार थे उनको वहाँ से इवैक्यूएट कर लिया गया था, निकाल दिया गया था, वो अब वापस आ गए हैं सारे के सारे। इसका मतलब है कि जंग का खतरा जो है वो टल गया है। तो जितने कंट्रीज़ के अंदर बेसिस हैं, ओमान में बेस हैं, ऐसे बहरीन में बेसिस हैं, कतर में बेसिस हैं, सऊदी अरब में बेसिस हैं, इन सब पे बेसिस है, इन सब को ख़तरा था कि ईरान हम पे मतलब स्ट्राइक्स करेगा और एक बड़ी जंग जो है वो फैल जाएगी। तुर्की की बड़ी क्लियर पोजीशन थी, उनके फॉरेन मिनिस्टर की भी, ही वॉज वेरी क्लियर, बहुत वोकल थे तुर्क इस हवाले से। तुर्कों का मसला ये था, वो भी कहते थे कि जंग नहीं होनी चाहिए, स्ट्राइक्स नहीं होनी चाहिए। उनका हमेशा से मसला ये है कि जो कुर्द हैं, जिनको मसलसल तुर्क पिछले 50, 60, 70 साल से कुर्दिश नेशनलिज्म को सप्रेस करने की लड़ाई लड़ रहे हैं, कुर्द ईरान में भी हैं, कुर्द तुर्की के अंदर भी हैं, कुर्द सीरिया में भी हैं, कुर्द इराक के अंदर भी हैं। और तुर्की को ये लगता है कि जो भी कॉन्फ्लिक्ट होता है उससे कुर्दिश नेशनलिज्म को, जिसका कभी सलाहुद्दीन अय्यूबी से ताल्लुक था 12वीं सदी में, वो जो है उसको जला मिलती है। तो उनका ये मसला था। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये है जो एक दिन पहले जेरूसलम पोस्ट में थी, मैंने उस वक्त शायद आपको दिखाई नहीं, और अब वो इसराइल टाइम्स वगैरह के अंदर भी है, वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप से रिक्वेस्ट की कि ईरान के ऊपर आप हमला ना करें। बिल्कुल वो समझते हैं कि ईरान के ऊपर हमला नहीं होना चाहिए। इस पर आप जितना क्या क्या लगाना चाहें उतने आप लगा सकते हैं। एट द सेम टाइम वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक हेडलाइन बहुत इंटरेस्टिंग है, ये भी कल से चल रही है। ये हेडलाइन ये कहती है कि दिसंबर के आखिरी हफ्ते में रूस की मदद से मीडिएशन करके ईरान और इसराइल के दरमियान में एक एग्रीमेंट हुआ। वो एग्रीमेंट बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो एग्रीमेंट ये है कि दोनों में से कोई पहले प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक एक दूसरे पे नहीं करेगा, यानी इसराइल मौके का फ़ायदा उठा के ईरान पे प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक नहीं करेगा, ईरान जो है वो किसी वक्त भी इसराइल के ऊपर प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक नहीं करेगा। अच्छा, ईरान ने तो करनी ही नहीं थी कभी भी इसराइल के ऊपर। लास्ट भी जून में आपको पता है कि अमेरिका में और ईरान के अंदर टॉक्स हो रही थी न्यूक्लियर इशू पे, और इसराइल ने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की थी। ईरान ने तो कभी प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक नहीं की इसराइल के ऊपर, और जो उन्होंने कभी भी मिसाइल फेंके थे बता के फेंके थे, प्रीएम्प्टिव तो उन्होंने किया ही नहीं कभी। तो ये जो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक का अगर एग्रीमेंट हुआ तो इसका टोटल फायदा जो है वो इसराइल को होना है। इसका मतलब है कि इसराइल को ये पता था कि अमेरिका की तरफ से स्ट्राइक्स जो है वो हो सकती हैं, हालात ख़राब हो सकते हैं। अमेरिका स्ट्राइक करेगा तो ईरान जो है वो अमेरिका पे स्ट्राइक नहीं कर सकता, तो वो इसराइल के ऊपर स्ट्राइक कर सकता है। इसलिए इसराइल ने अमेरिका से, रूस की मदद से इस किस्म का एग्रीमेंट किया। इसमें एक दूसरा भी पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट, वो अकॉर्डिंग टू दी वॉल स्ट्रीट जर्नल, वो पॉइंट ये है कि इसराइल बहुत जल्दी हिजबुल्लाह को ख़त्म करने के लिए लेबनान के ऊपर एक और हमला करने वाला है। और इसराइल की ख्वाहिश ये है, ये रिक्वायरमेंट ये है कि ईरान जो है वो इस जंग से जो हिजबुल्लाह के साथ होनी है, जो उसका प्रॉक्सी एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस है, उस जंग में ईरान ने नहीं कूदना है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म, पता नहीं ये खबर सही है सारी हेडलाइन, लेकिन ये ज़ाहिर बहुत पढ़ी जा रही है ये पूरी एक डेवलपमेंट। इसकी फिर इंपॉर्टेंस आएगी, मैं आपको बताता हूँ।
ایک हेड लाइन ये है कि डोनाल्ड ट्रंप को ये रीएश्योर करवाया बुनियादी तौर पे सऊदी अरब ने, कतर ने और इजिप्ट वगैरह ने कि ईरान ने ये गारंटी दी है कि किलिंग्स मज़ीद नहीं की जाएंगी और कोई एक्सिक्यूशंस नहीं की जाएंगी। एक्सिक्यूशंस की हद तक बात सही है कि ईरान पीछे हट गया। किलिंग्स इसलिए होनी ख़त्म हो गई कि ईरान ने जो स्ट्रीट एजिटेशन थी, जो प्रोटेस्ट था, उस पर बहुत हद तक काबू पा लिया तकरीबन अब से 48 घंटे पहले। और वो जो बेसिकली एक स्पेस थी अमेरिका के लिए इसराइल के अंदर घुसने की, वो स्पेस जो है वो ख़त्म हो गई। लिंडसे ग्राहम ने एक स्टेटमेंट दी है और जो स्टेटमेंट बाकायदा हेडलाइन बनी है। उन्होंने कहा है कि ट्रंप कौन होता है अकेला फैसला करने वाला कि ईरान पे हमला करना है नहीं करना, और ये खाली ट्रंप की मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये मामला इससे बहुत ज़्यादा बड़ा है। लिंडसे ग्राहम जो है वो इसराइल के बहुत बड़े दोस्त हैं, उनको एक ज़ायनिस्ट समझा जाता है। इसकी बड़ी सिग्निफिकेंस है बुनियादी तौर पर कि वो ये समझते हैं कि ईरान पे ज़ाहिर रजीम को गिराना तो है ही है, खाली ट्रंप ने फैसला नहीं करना, ये एक बड़ा फैसला है। और साथ ही एक खबर है, ये बहुत चुभती हुई खबर है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जो बैटल कैरियर ग्रुप्स हैं अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर्स के जो सिस्टम है, उनको मूव करने का हुक्म दिया है टूवर्ड्स द पर्शियन गल्फ। अब उनको कितनी देर लगेगी मैंने चेक नहीं किया, लेकिन खासे दिन लगेंगे, मेरा ख्याल है 1-2 हफ्ते तो लगेंगे उनको पर्शियन गल्फ तक पहुंचते हुए। हो सकता है 10 दिन में पहुंचे, 7-8 दिन में पहुंचे, डिपेंडिंग अपॉन। अब मैं आपको बताता हूँ असल में क्या हुआ। असल में ये जो अटैक था सारा का सारा, जिसको हम सारे डिस्कस करते रहे, और बाकी मैंने तो फिर भी थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल से डिस्कस किया था। मैंने देखा बहुत से पाकिस्तानी जो व्लॉगर्स हैं, फॉर लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, वो रोज़ ही कह रहे थे कि हमला अभी रात को होने वाला है, अभी हो जाएगा, कल होगा, पूरी तैयारी हो गई है, लॉक्ड हो गया सब कुछ। और मैंने आपको हर दफ़ा बताया था कि देखना पड़ेगा, ये हमला नागुज़ीर लगता है लेकिन देखना पड़ेगा कि हमला होता ही नहीं होता। ये हमला होना ही नहीं था। मैं अब आपको पूरे वसूख से कह रहा हूँ कि ये हमला नहीं होना था। ये पूरी की पूरी कहानी एक शरारत था, ये एक ब्लफ था। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्यों। ये सारी की सारी कहानी जो ब्लफ इसलिए खेली जा रही थी ताकि जो एहतजाज कर रहे हैं प्रोटेस्टर्स, जिनके अंदर इसराइल के एसेट्स भी शामिल थे, और मैंने हमेशा आपको ये कहा है फॉर रीजंस ऑफ बीइंग फेयर एंड ऑनेस्ट एज अ जर्नलिस्ट कि ईरान के अपने अंदर भी बहुत ज़्यादा मसला है, उनके अंदर भी बहुत जबर है, मसला है, और लोग बड़े तंग हैं इस रजीम से। लेकिन ये जिस किस्म की प्रोटेस्ट थी, इनके अंदर इसराइल के एसेट्स मौजूद थे जिनको एक्टिवेट किया गया था, ट्रेन किया गया था। अगर इसराइल की इतनी कैपेबिलिटी है कि उसने अपने ड्रोन्स भी ईरान पे हमला करने के लिए ईरान के अंदर ही रखे हुए हैं। ईरान का रकबा बहुत बड़ा है, ईरान की आबादी 9 करोड़ है, उसका रकबा 6,30,000 मील है। पाकिस्तान की आबादी 25 करोड़ से ज़्यादा है, पाकिस्तान का रकबा जो है वो 3,30,000 मील है। इससे पता लगा सकते हैं कि ईरान में कितनी खाली स्पेसेस पाई जाती हैं जो अनगवर्नड हैं। ईरान को पता ही नहीं है कि उस पर कहाँ कहाँ इसराइल ने अपने अड्डे, फैक्ट्रियाँ लगाई हुई हैं बेचना। तो जो इसराइल ईरान के अंदर अपनी फैक्ट्रियां लगा सकता है ड्रोन की, वो जाहिर है कि उसके बहुत से एसेट्स और कमांडोज भी प्रिपेयर कर सकता है, जो इस प्रोटेस्ट मूवमेंट को चला रहे थे और जिनको ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड ने और बसीज ने अल्टीमेटली डिसार्म कर दिया, कला कमा कर दिया, उनको तबाह कर दिया। ये सारा का सारा प्लान जो था, जो आप समझ आती है कि ये, मैंने आपको हमेशा बताया वीलॉग्स में कि ये अमेरिकन प्लान नहीं था, ये इसराइली प्लान था, जो इसराइलीज ने ये शुरू किया। और नेतन्याहू इसकी पूरी डिटेल और रिक्वेस्ट लेकर दिसंबर के आखिरी दिन में 29 दिसंबर को उनकी डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात हुई। उससे पहले क्रिसमस और वजूहात की वजह से मुलाकात हो नहीं पा रही थी। प्लान इनका शुरू हो गया, 28 दिसंबर को प्रोटेस्ट शुरू हो गए। अमेरिका की तरफ से मसलसल की धमकी दी गई कि हम जंग कर देंगे प्रोटेस्टर्स के लिए। मैंने आपको कहा था बड़ा बोगस ये पूरा था। मतलब एक तो अमेरिका की कोई तैयारी भी नहीं थी ईरान पे हमला करने के लिए, क्योंकि अमेरिका के बैटल कैरियर ग्रुप्स जो हैं, जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, वो वहाँ पे मौजूद नहीं थे। और प्लान चूंकि अमेरिका का नहीं था। अगर अमेरिका का प्लान होता कि उसने ईरान के ऊपर एक कॉम्प्रिहेंसिव अटैक करना है और अटैक के जरिए ईरान को उन्होंने ख़त्म करना है रजीम को, तो फिर अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर्स और बैटल कैरियर ग्रुप्स जापान के आगे, चीन के आगे और कैरेबियन में इस वक्त ना मौजूद होते। और जब वो आ रहे थे नवंबर में रूटीन में भी पर्शियन गल्फ की तरफ, जो जेराल्ड फोर्ड आ रहा था, तो उसको रोक के वापस जो है वेनेजुएला के चक्कर में वहाँ भेज दिया गया। इससे आपको पता चलता है कि अमेरिकन का इस मौके पर ईरान के साथ फड्डा करने का कोई प्लान नहीं था। अब इनकी इंपॉर्टेंस क्या है बैटल ग्रुप्स की? कि जो आप देख रहे हैं कि गल्फ कंट्रीज ने बहुत दुहाई दी, सऊदी अरब ने, ओमान ने, कतर ने, इन सब ने बहुत ज़्यादा दुहाई दी, इजिप्ट वगैरह ने। उसकी बैटल कैरियर ग्रुप्स क्यों इन्होंने दी? इसकी वजह है कि जब ईरान ये कह रहा है कि मैं काउंटर स्ट्राइक करूंगा उन बेसिस के ऊपर, तो जो बैटल कैरियर ग्रुप्स हैं वो बेसिस के डिफेंड करने के लिए, उनके अंदर जिस किस्म की फायर पावर एंड कैपेबिलिटी पाई जाती है, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से अगर फड्डा हो जाए और ऑयल सप्लाईज रुक जाएं, तो उससे जो क्राइसिस खड़ा होगा ग्लोबल एनर्जी के लिए, मार्केट्स के लिए, उन सब चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए अमेरिका के कैरियर ग्रुप्स की स्ट्राइक फोर्सेस जो हैं, उनकी पर्शियन गल्फ के आगे पीछे और रेड सी आगे पीछे उनकी प्रेजेंस जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन स्टीव विटकॉफ जो मिडिल ईस्ट एनवॉय हैं,
वो फ्लोरिडा में बात कर रहे थे, इसराइली अमेरिकन एक सोसाइटी से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हमारा कभी जंग का प्लान नहीं था, हम डिप्लोमेसी में बिलीव करते हैं। और अब डिप्लोमेसी के उन्होंने बताया कि 4 चीज़ें हमने डिप्लोमेसी में अचीव करनी है, हमला नहीं कर रहे, जो हमला होना ही नहीं था। और वो 4 एलिमेंट्स क्या हैं कि एक तो न्यूक्लियर जो एनरिचमेंट है उसकी कैपिंग ईरान हमें गारंटी दे, जो मिसाइल्स वो बना रहा है उसकी एक लिमिट रखे कि कितने उसके पास होंगे, नंबर्स उस पर, जो फिसाइल मटेरियल है उसके बारे में ईरान हैज़ टू बी ट्रांसपेरेंट एंड शफाफ के कितना फिसाइल मटेरियल है, और फाइनली अपनी प्रॉक्सीज जो हैं उनको रेन इन करे। प्रॉक्सीज वाला मामला फिर आपको वापस ले आता है टू द वॉल स्ट्रीट जर्नल स्टोरी कि जो ये कहती है कि ईरान में और इसराइल के दरमियान में रूस ने ये एग्रीमेंट करवाया है कि ईरान कुछ नहीं करेगा, इसराइल के ऊपर कोई प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक नहीं करेगा। और साथ ही उसमें ये लिखा है कि इसराइल का ये पक्का प्लान है कि बहुत जल्दी उसने जो है, यानी इसका मतलब अगले चंद दिनों में ही होली वाली चीज़ कि हिजबुल्लाह के ऊपर का खात्मा करने के लिए, उसने सफाई करने के लिए उसने लेबनान के ऊपर हमला करना है। और ईरान से ये एक्सपेक्टेड है कि ईरान जो है वो उस जंग में ना कूदे। वेरी इंटरेस्टिंग। ये वो चीज़ है जिसकी तरफ स्टीव विटकॉफ कह रहे हैं कि प्रॉक्सीज, क्योंकि हमास तो बची नहीं है, बाकी यमन है, तो ये कहानी है। अब इसका टोटल इफेक्ट क्या है नेक्स्ट? ईरान बहुत मुश्किल में, ईरान की जान नहीं बचेगी, ये कुछ अरसे में दोबारा ये कहानी वापस आ जाएगी। ईरान की जान सिर्फ उस सूरत बच सकती है, उसका रजीम सिर्फ उस सूरत बच सकता है कि इस रजीम को उस तरह से, जैसे 2015 में 8 साल की प्रोट्रैक्टेड नेगोशिएशन के बाद बाइडन गलत कह दी, ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन का, जिसको इंडो यूएस, जिसको ईरान यूएस डील कहते हैं, वो दिलवाई थी। इनको इसी किस्म की एक डील चाहिए, लेकिन अब इनको उस किस्म की डील नहीं मिल सकेगी, वो इनको बहुत बेहतर डील मिली थी, अब इनको उससे बड़ी लेस क्वालिटेटिव किस्म की डील मिलेगी। लेकिन डील ईरान को चाहिए इस पूरे झंझट से, इस क्राइसिस से निकलने के लिए और अपने आप को इकोनॉमिकली डेवलप करने के लिए, अपने ऑयल सेक्टर को डेवलप करने के लिए। ये डील कैसे मिल सकती है इनको? ईरान को ये डील तब मिल सकती है जब अरब ममालिक, सऊदी अरब, कतर, मुत्तहिदा अरब इमारात, इजिप्ट और तुर्की उसकी मदद करें। और ये अब इनकी मदद कर सकते हैं, बिकॉज बदलते हुए रीजनल हालात में जो गुज़िश्ता 2 साल में, 3 साल में, 7 अक्टूबर के बाद से जो हालात डेवलप कर गए हैं इस रीजन में, उसमें सऊदी अरब का, और जब सऊदी अरब और ईरान के दरमियान में एक ओपनिंग करवाई चीन ने, MBS का इस रीजन को देखने का जो जाविया है वो बदल गया है। यमन क्राइसिस में भी आपने देखा हाल में और सूडान के क्राइसिस में भी कि मोहम्मद बिन सलमान जो हैं वो एक डिफरेंट तरीके से देख रहे हैं, उनके अंदर एक खतरे की घंटी बज गई है कि ये जो ग्रेटर इजराइल स्ट्रेटेजिकली डेवलप हो रहा है, ये सऊदी अरब के लिए मुनासिब नहीं है। MBS अपना वजन अगर डालें ईरान के साथ, और इसकी पॉसिबिलिटी है, तो ईरान के रजीम को यहाँ से निजात मिल सकती है। और ईरान और सऊदी अरब में पहले के मुकाबले में कहीं ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग पाई जाती है। दैट इज़ द सम टोटल ऑफ दिस। अब आए ग्रीनलैंड के ऊपर, जो एक बहुत बड़ी ट्रबलिंग इस वक्त डेवलपमेंट है। इतनी बड़ी दरार कभी वेस्टर्न अलायंस में पड़ी नहीं है जितनी इस वक्त पड़ गई है। और जो टॉक्स जब फेल हुई, जिसमें जो डेनमार्क के फॉरेन मिनिस्टर थे लार्स रासमुसन, जब उनकी JD वैंस के साथ टॉक्स फेल हो गई और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने और प्रेसिडेंट ट्रंप ने फिर स्टैंड ले लिया कि हमें ग्रीनलैंड हर सूरत चाहिए अपनी नेशनल सिक्योरिटी कंसिडरेशंस के लिए। इसके साथ ही जैसे टॉक्स फेल हुई हैं, पिछले 24-36 घंटों से यूरोपियन ट्रूप्स ने, डेनिश ट्रूप्स तो प्रिंसिपली आ रहे हैं, यानी डेनमार्क के अपने ट्रूप्स तो आएंगे, बहुत बड़ी तादाद में आएंगे, मतलब खासी हज़ारों की तादाद में शायद आ सकते हैं, लेकिन छोटे छोटे टुकड़ों में 15-15, 13-13, 14-14 करके जो टोकन फोर्सेस हैं वो मेजर यूरोपियन कंट्रीज़ की उन्होंने लैंड करना शुरू कर दिया है। उसके विजुअल्स जो हैं वो अमेरिका के टेलीविजन चैनल्स पे आपको नज़र आ रहे हैं। ये टोकन कंट्रीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये कौन है टोकन कंट्रीज़? इसमें जर्मनी है, इसमें फ्रांस है, इसमें ब्रिटेन है, इसमें इटली है, इसमें और भी ममालिक है। अब फोर्सेस का आर्ग्यूमेंट क्यों है कि हम क्यों आ रहे हैं? वो कह रहे हैं कि हम ये साबित करना चाहते हैं, रूस और चीन को, कि यूरोप जो है वो ग्रीनलैंड का डिफेंस करने के लिए तैयार है। ऑफ कोर्स रूस और चीन सोच रहे हैं कि हम कौन सा हमला करने वाले थे डेनमार्क के ऊपर, लेकिन बुनियादी तौर पे ये तो आर्ग्यूमेंट है। असल में वो ये शो कर रहे हैं अमेरिका को कि ये एक रेड लाइन है, अगर आपको ये रेड लाइन क्रॉस नहीं करनी और इससे हमारा रिलेशनशिप जो है वो ख़राब हो जाएगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप बज़द हैं। पहले मेरा ये ख्याल था कि डोनाल्ड ट्रंप जो है, और 70% अमेरिकन उनकी मुखालफत कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की, इसमें सारे सर्विस शो कर रहे हैं कि दिस इज़ अ वेरी अनपॉपुलर आइडिया। अब मैंने अपने वीलॉग में कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप खरीदने में कामयाब हो जाएंगे ग्रीनलैंड को, लेकिन मेरी कुछ अमेरिकन एनालिस्ट से बात हुई जिस दिन सेमिनार हुआ था हम लोगों का ट्रांसनेशनल रिप्रेशन पे, और मुझे ये अब अंडरस्टैंडिंग है कि ये इतना आसान नहीं है, उसके रास्ते में बहुत सी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप जो भी कुछ करना चाह रहे हैं ग्रीनलैंड के साथ, वो वेस्टर्न अलायंस को बड़ा वीक कर देगा। अब इसको हमें फॉलो करना चाहिए, इसको बड़े गौर से देखें, ये बहुत इंटरेस्टिंग इंटरनेशनल डेवलपमेंट होगी। अभी इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है। थैंक यू।